नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन प्रकार के राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस किस प्रकार का राइट्स हम लोगों को देता है। ठीक है, इसके बारे में ही हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मेन टॉपिक होगा हमारा राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अंदर हमारा छोटा छोटा टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, फिर उसके बाद पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद फिर पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट्स, जिसका मतलब हो गया कि मतलब ये बेसिकली बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, इसके बारे में ही बात करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा नया टॉपिक एक चालू हो जाएगा। तो पहले हम लोग इन तमाम प्रकार के राइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक को चालू करेंगे। ठीक है, तो हमारा अभी का फिलहाल क्लास चालू किया जाए, जिसमें हमारा पहला है राइट टू इक्वालिटी। अच्छा, यहाँ पे भी 3-4 पॉइंट लिखे गए हैं, जरा इसको पहले भी देख लेते हैं। पहला इसमें कहा गया है कि इन इंडिया राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में जो भी राइट्स हैं हमारे पास, जो भी अधिकार हैं, वो हमारे हवा में नहीं है, बल्कि हमारे एक रिटन रूप में है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे सम राइट्स विच आर फंडामेंटल टू आवर लाइफ आर गिवन अ स्पेशल स्टेटस, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। यानी कि हमारे पास ना कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि ऐसा अधिकार, ऐसा राइट्स जो कि आपको मिलना ही चाहिए, किसी भी हाल में मिलना ही चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, आपने पढ़ा होगा ना कि सेल को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं सेल को। मतलब कि यदि हमारा जो लाइफ है वो किस पे बेस्ड है, सेल पे बेस्ड है, उसी प्रकार से हमारा जो पूरा जीवन है वो किस पे बेस्ड है, फंडामेंटल राइट्स पे बेस्ड है। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही हो गया ऐसे अधिकार, ऐसे राइट्स जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे लिए ना, हालांकि राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे हैं, लेकिन 6 ऐसे राइट्स हैं जो हमारे लिए क्या है, फंडामेंटल है, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए गए हैं, उनके बारे में जरा देखते हैं कौन कौन सा है। दीज 6 फंडामेंटल राइट्स आर, पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, चौथा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट 6 नंबर वाला है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो इन तमाम प्रकार के राइट्स के बारे में हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में। देखते हैं इसमें क्या होता है। इक्वालिटी का सिंपल सा मतलब क्या है, बराबर, सब कोई क्या है, बराबर है, लेकिन इसमें कुछ विशेष बातें भी लिखी गई हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग नजर डालेंगे। पहला पॉइंट इसमें कहा जा रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कहने का मतलब हमारा संविधान यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ साफ कहता है कि गवर्नमेंट किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, यानी कि हर आदमी उसके नज़र में क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, यानी कि कानून के नज़र में कोई भी आदमी बड़ा या फिर कोई छोटा नहीं है, सब आदमी आपस में इक्वल है। ठीक है, ये हमारा संविधान कहता है भाई। आगे, इट मीन्स दैट द लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन स्टेटस। इसका मतलब ये हो गया कि आप भले ही कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो या फिर गरीब क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बस ये पड़ता है कि आप भारत के आदमी हैं, और आप भारत के आदमी हैं तो सबके पास अधिकार क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया था, यानी कि सभी के लिए नियम कानून क्या है, इक्वल है, भले आप कितने ही अमीर क्यों नहीं है। कहने का मतलब जैसे हमारा मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, ये सब कितने अमीर अमीर आदमी हैं, तो क्या अमीर आदमी के लिए कानून अलग है क्या, नहीं, सबके लिए कानून अलग है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, आगे, दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ, और इसी को हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है किसका रूल, लॉ का। मतलब कि यहाँ पे लॉ के नज़र में, कानून के नज़र में सब क्या है, इक्वल है, भले आप कितने अमीर या फिर गरीब क्यों नहीं हो, लेकिन यहाँ पे सब कोई क्या है, इक्वल है। इसी को हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ, सिंपल। ठीक है, तो यदि कोई पूछे कि बताओ रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है,
तो रूल ऑफ लॉ का सिंपल सा मतलब है कि जैसा मतलब ऐसा कंट्री जहाँ पे हर आदमी क्या है, बराबर हैं, सब इक्वल है, उसी को हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ। सिंपल। रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन का मतलब हो गया कि डेमोक्रेसी यदि किसी चीज पे टिका हुआ है तो वो रूल ऑफ लॉ पे ही टिका हुआ है। कहने का मतलब हो गया कि यदि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियस ये बात है कि वहाँ पे नियम कानून तो होना ही है। ठीक है, आगे। तो बेसिकली डेमोक्रेसी का जो पिलर है, जो फाउंडेशन है, वो हमारा है रूल ऑफ लॉ। यानी कि यहाँ पे हर चीज जो होगा वो लॉ से होगा, लॉ के अलावा या फिर ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता, सब चीज कानून के दायरे में रहकर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल सा रूल ऑफ लॉ। आगे, इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। कोई भी आदमी कानून से बड़ा नहीं है, सब कानून के अंदर में आता है, यानी कि सब कोई कानून से छोटा ही है। आगे, एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू अ स्मॉल फार्मर इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज। प्राइम मिनिस्टर से लेकर छोटा सा किसान तक हमारा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक छोटा सा आम किसान भी, सब कोई आपस में बराबर है। ठीक है, आगे, यानी कि सभी के लिए नियम कानून क्या है, इक्वल है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है, सब इक्वल है। आगे, नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज जस्ट बिकॉज ही और सी हैपेंस टू बी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। कहने का मतलब यहाँ पे है कि किसी भी आदमी को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल दर्जा नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? जैसे मान लेते हैं कि आप बहुत अमीर आदमी हैं, तो क्या आपके लिए अलग कानून है क्या? नहीं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि चाहे आप कितना ही अमीर क्यों नहीं है या फिर गरीब हैं, कुछ भी है, मतलब सभी के लिए नियम कानून बराबर हैं। आपको किसी प्रकार का विशेष सुविधा नहीं दिया जाएगा, सभी के लिए सुविधा बराबर रहेगा। सिंपल। ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ना एक पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे, रियल लाइफ में क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कहने में थोड़ा सा ठीक लगता है कि नियम कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन प्रैक्टिकली यदि देखा जाए, ज़मीन पे उतर के देखेंगे आप, तो हमेशा अमीर लोगों को बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यदि आप हॉस्पिटल में लाइन में खड़े हैं और एक बड़ा अमीर आदमी आ रहा है, एकदम धनवान आदमी है, क्या कभी भी वो लाइन में खड़ा होगा? नहीं, उसके लिए तुरंत उसको अंदर लेकर जाया जाएगा। अरे सर, आप लाइन में क्यों हैं? अरे आप बोलते हैं, हम खुद आ जाते हैं, आपको आने का क्या जरूरत होता? इस प्रकार का होता है, लेकिन ऐसा एग्जाम में लिखना नहीं, ये केवल कहने में ठीक लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब सभी के लिए नियम कानून बराबर है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, सभी बराबर हैं आपस में। आगे, द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आपका धर्म क्या है, आपका कास्ट क्या है, आप मेल है फीमेल है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ, गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के ऊपर भेदभाव आपके साथ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट का मकसद ही है कि सभी को बराबर नज़रिए से देखा जाए। ठीक है, उनके नज़रिए में सब कोई इक्वल होने चाहिए। आगे, एवरी सिटीजन शैल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, सिनेमा हॉल्स एट्सेट्रा। यानी कि हर इंसान के पास अधिकार होना चाहिए कि वो पब्लिक प्लेसेस का इस्तेमाल कर सके। जैसे शॉप, दुकान हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया एक्सेट्रा। ये सभी जगह, यानी कि इन सभी जगहों पर हर इंसान जा सकता है, और आज बिल्कुल ये चीज़ है भी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सर क्या ये आम बात तो है, इसमें कौन सा खास बात है भाई? लेकिन आपको पता है, आज से आप 150 साल 200 साल पीछे चले जाओ, आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर भेदभाव इतना ज़्यादा था, लोअर कास्ट और अपर कास्ट वाला सिस्टम इतना ज़्यादा था कि लोअर कास्ट का आदमी यदि अपर कास्ट के मोहल्ले में गलती से भी आ जाता था ना, बड़ा गंदा मार उनको मारा जाता था पूरी तरीके से, और गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। सोचो, कई बार तो उनके घर को जला दिया जाता था इस तरीके से। लेकिन आज के समय में रेस्टोरेंट हो, दुकान हो, सिनेमा हॉल हो, होटल हो, हर किसी के लिए ओपन है। आज भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। आगे, सिमिलरली देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन टू द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग हार्ट्स, रोड्स, प्लेग्राउंड्स एक्सेट्रा मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। यानी कि जैसे देखो, कई बार ना कुआं हो गया, टैंक हो गया, बाथिंग घाट हो गया। बाथिंग घाट मतलब जहाँ पे गाय, भैंस, बैल, बकरी सबको नहलवाते हैं लोग। सड़क हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया,
इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। और जिस चीज पे अधिकार होता है गवर्नमेंट का, उसमें छूट सबको मिलता है, यानी कि सभी को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, ये चीज प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ लागू नहीं होता है, ये चीज केवल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के साथ है। जैसे गवर्नमेंट का यदि कोई संपत्ति है उस पर सबका अधिकार है, लेकिन यदि कोई प्रॉपर्टी केवल मेरा है तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम परमिशन किसको किसको देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक प्लेग्राउंड है जो कि मेरा खुद का है, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको किसको उसमें आने देना चाहते हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो चीज़ होता है उस पर अधिकार सबका होता है। ठीक है, आगे उसके बाद ऑल सिटीजन्स हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन इन दी गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे सिंपली बात कर रहा है सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरी का यदि बात हो तो हर किसी के पास बराबर मौका है ना। कोई भी आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, पास हो गए तो आपको नौकरी मिल जाएगा, नहीं पास हो पाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि नौकरी के मामले में भी सबके पास बराबर अपॉर्चुनिटी है। आगे दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड रिजर्वेशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एससी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिसको हम लोग शॉर्ट में एसटी कहते हैं, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज जिसको हम लोग इसको ओबीसी कहते हैं। यानी कि रिजर्वेशन भी आपको बहुत हद तक देखने को मिलता है गवर्नमेंट, मतलब कि सरकारी नौकरी में बेसिकली आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है जो कि एससी एसटी और ओबीसी को मिला हुआ है। ठीक है, ये गवर्नमेंट देती है बेसिकली। इन लोगों को रिजर्वेशन इसलिए मिलता है ताकि इन लोगों को समाज में बढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है, और इन लोगों को पहले के समय में बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था, इनको कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया था पहले, तो वही मौका आज गवर्नमेंट दे रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आगे, sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity। देखो कई बार ना क्या होता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका स्टेटस उतना ऊपर का नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी बड़े बड़े पोस्ट पे गए ही नहीं है, क्योंकि उनको कभी जाने का मौका ही नहीं मिला, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने दिए। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? रिजर्वेशन दे देती है कि हाँ भैया आपको छूट है, आप आगे बढ़ो, थोड़ा सा भी नंबर लेके आओ, आपको नौकरी मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके कास्ट के लोगों को आगे बड़े बड़े पोस्ट पे जाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। ठीक है, अच्छा बताओ, यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो बड़े बड़े पोस्ट पे केवल और केवल अपर कास्ट के ही लोग आपको देखने को मिलते। लेकिन आज आप उठा के देखो, आपको बड़े बड़े पोस्ट पर हर प्रकार के कास्ट के लोग मिल जाते हैं। ठीक है, आगे, The Constitution says that reservations of this kind are not a violation of right to equality। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए था कि सर हम लोग बात कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी का, यानी कि बराबर अधिकार का, लेकिन सर यहाँ पे तो ये भी देखने को मिल रहा है कि एससी एसटी ओबीसी इनको थोड़ा सा अधिकार ज़्यादा मिला हुआ है, जनरल को अधिकार उतना नहीं मिला हुआ है, तो ये इक्वालिटी कैसे हुआ? ये तो इक्वालिटी नहीं हुआ फिर। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है कि ये इक्वालिटी ही है। क्यों इक्वालिटी है? क्योंकि पहले आपने राज किया, पहले लोअर कास्ट को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, अब मिल रहा है, तो इक्वालिटी ही तो है। तो गवर्नमेंट इसको भेदभाव के तौर पे नहीं समझती है, गवर्नमेंट के नज़रिए में क्या है? इक्वालिटी ही है। ठीक है, इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो राइट टू इक्वालिटी आपको समझ में आ गया क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट और लिखा हुआ है, The practice of untouchability is completely removed by the constitution। सही बात है, हमारे इंडिया में आप ज़्यादा नहीं 150 साल 200 साल पीछे चले जाओ, आपको इंडिया में एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम दिखता, वो था हमारा अनटचेबिलिटी वाला, वही छुआछूत वाला, कि लोअर कास्ट अपर कास्ट में टच नहीं होगा, और यदि हो गया तो गंदे तरीके से मारा पीटा जाएगा, उनको टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन ये अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं आज इंडिया से ख़त्म हो चुका है, और हमारा संविधान भी इसके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है कि अनटचेबिलिटी जैसा चीज़ कुछ नहीं होता, खत्म हो गया सब चीज़। ठीक है, आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस। यहाँ तक कि हमारा संविधान आज ये कहता है कि यदि कोई छुआछूत को आज भी बढ़ावा देता है, यानी कि आज भी यदि कोई ये मानता है कि लोअर कास्ट अपर कास्ट इस तरीके का, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यानी कि कहीं पर यदि छुआछूत वाला समस्या आपको दिखता है, अनटचेबिलिटी वाला, कि लोअर कास्ट से दूर रहना, इधर मत आना, इस प्रकार का यदि कहीं पर दिखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और होता भी है। ठीक है, इस तरीके से टॉपिक हमारा अब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपना दूसरा राइट, वो होगा हमारा राइट टू फ्रीडम।
ठीक है, यानी कि आज़ादी के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने बराबरी के बारे में बात किया, राइट टू इक्वलिटी मतलब बराबरी। अब हम लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।